हेलो स्टूडेंट्स। मैं आदित्य कुमार गौतम आईआईटी कानपुर से आपका इस सेशन के लिए मैं वेलकम करता हूं। जो ये लेक्चर रहेगा वो सेट्स, रिलेशन और फंक्शन के ऊपर रहेगा। तो हम साथ के साथ ये भी जानेंगे कि क्यों हमने रिलेशन को सेट के बाद पढ़ा और क्यों हमने फंक्शन को रिलेशन के बाद पढ़ा। तो जब भी आपने टॉपिक शुरू करें मैथ में, तो सबसे पहले और सबसे अहम बात जो आपको ध्यान रखनी होगी वो रहती है कि उस जो भी टॉपिक है उसकी डेफिनेशन क्या है। क्योंकि जो मैथ है, वो जो पूरी मैथ डेवलप हुई है वो डेफिनेशंस पर ही डेवलप हुई है। एक्सियम्स हैं, पोस्टुलेट्स हैं, तो बिना डेफिनेशन के आप आगे बढ़ नहीं सकते। तो कोशिश करिएगा और उस कोशिश को सक्सेस बनाने में मैं आपकी हेल्प करूंगा कि जो भी डेफिनेशन है वो क्लियर से क्लियर मैं रख सकूं। तो चलिए शुरू करते हैं कि सेट्स होते क्या हैं। तो शुरू करते हैं। तो ये है आज के लेक्चर की आउटलाइन। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि डेफिनेशन क्या होती है, जो फॉर्मल डेफिनेशन है। फिर हम जानेंगे स्पेशल केसेस सेट्स के। फिर हम रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स को भी सीखेंगे कि हम किस तरीके से सेट्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और हम अलग अलग प्रकार के सेट्स भी जानेंगे जो कि मैथ में और या जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व करें तो उनका जिक्र बार बार होता है। और फिर देखेंगे सेट्स में कि सबसेट्स क्या होते हैं और तरह तरह के सबसेट्स क्या होते हैं। तो शुरू करते हैं फॉर्मल डेफिनेशन के साथ। तो सेट, तो जैसा कि लिखा है कि सेट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। तो यहाँ सेट कुछ नहीं है, एक कलेक्शन है जो कि जिस कलेक्शन में डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स रहते हैं। अब हमारे पास चलो कलेक्शंस तो हो गया कि हमारे पास एक कलेक्शन है जिसमें अलग अलग प्रकार के ऑब्जेक्ट्स हैं, लेकिन वो कलेक्शन साथ ही साथ वेल डिफाइंड भी होना चाहिए। तो अगर इसे एग्जांपल से समझें कि अगर ये वाला एग्जांपल अगर आप लें कि अगर मैं बोलूं किसी से भी कि वर्ल्ड के बेस्ट से बेस्ट क्रिकेटर्स के नाम बताइए, तो कोई मेरे को शोएब अख्तर बोलेगा, किसी की लिस्ट में सचिन तेंदुलकर होगा, किसी की लिस्ट में सचिन तेंदुलकर नहीं होंगे। तो यहाँ जो हुआ है वो थोड़ा प्रॉब्लम क्रिएट करने वाली बात है, क्योंकि मैंने क्वेश्चन एक पूछा है और मेरे को आंसर अलग अलग मिल रहे हैं सेट में। जबकि इसी चीज को रोकने के लिए ये वर्ड को हम काफी महत्व देते हैं जो कि है वेल डिफाइंड। अगर हम चीजों को वेल डिफाइंड नहीं रखेंगे तो उस चीज को हमें दूसरे को बताने के लिए बहुत ही दिक्कत आ सकती है। जैसे कि अगर मैंने बोला, अगर हम इस एग्जांपल को देखें, ये एग्जांपल कहता है कि कलेक्शन ऑफ ऑल वॉवल्स इन इंग्लिश अल्फाबेट। तो हमको पता है AEIOU, सिर्फ यही 5 वॉवल्स हैं जो कि इंग्लिश अल्फाबेट में होते हैं, इसके अलावा कोई वॉवल्स नहीं रहते। तो ये एक पहला, तो ये एक जो कलेक्शन है हमारा डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट है इसमें, प्लस ये एक वेल डिफाइंड है। इसमें कोई आके कल को ये नहीं कह सकता कि इसमें एल भी ऐड कर दीजिए, नहीं, क्योंकि ये किसी ने, इंग्लिश एक्सपर्ट्स ने पहले से ही डिफाइन कर रखा है कि हमारा जो वॉवल्स का सेट होगा इंग्लिश में वो उसमें AEIOU ही रहेगा। ठीक है, तो जो सेट है तो उसमें हम सिर्फ 2 ही चीज ढूंढते हैं, एक तो कलेक्शन होना चाहिए डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट का, एक वो वेल डिफाइंड होना चाहिए। हमने देखा कि कभी ऐसा हो सकता है कि हमारे पास कलेक्शन तो हो लेकिन वो वेल डिफाइंड नहीं रहे, जैसा कि ये वाला केस था, कलेक्शन ऑफ वर्ल्ड्स बेस्ट क्रिकेटर्स। और जब हमने ये वाला एग्जांपल को देखा तो हमने इसमें जाना कि हमारे पास एलिमेंट्स भी हैं, डिस्टिंक्ट भी हैं और वेल डिफाइंड भी हैं। तो अगर आपको इससे कुछ समझ नहीं आए तो आप प्लीज कमेंट करिए, अगर समझ में आए तो बहुत अच्छा। तो हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर। तो जो कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जो कि आपको ध्यान में रखनी चाहिए, और या जो भी नोटेशंस हैं
जो स्टैंडर्डाइज्ड हैं, जो कि मेन अलग अलग मैथमेटिशियंस उनको मानते हैं, सराहते हैं, वो है कि जो हमारा जो सेट रहेगा उसमें रिपीटिंग एलिमेंट्स नहीं होने चाहिए। जैसे कि डेफिनेशन में ही बोला था कि कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट। तो जैसे कि अगर कोई बोले कि अपने फ्रेंड्स के नाम लिख दीजिए, तो उसके फ्रेंड्स है आदित्य, उसके फ्रेंड्स हो सकते हैं अनुज, उसके फ्रेंड्स में दूसरा कोई फ्रेंड हो सकता है जिसका नाम भी आदित्य ही हो, तीसरा अब चौथा कोई फ्रेंड हो जिसका नाम तापस है, तो उसके ये 4 फ्रेंड्स हैं। अब कोई हमने बोला था सिर्फ उससे कि सिर्फ नाम लिख दीजिए, हमें नाम जानने में ही भलाई है। तो अगर आप देखें कि ये 2 नाम रिपीट हो रहे हैं, तो हम इस चीज को इग्नोर करने के लिए कि सेट में एलिमेंट्स रिपीट ना करें, तो हम स्टैंडर्ड यही रखते हैं कि एक एलिमेंट एक ही बार डिनोट किया जाए। ओके, सो जो स्टैंडर्ड फॉर्म होगा सेट को डिनोट करने का, वो अनुज, आदित्य, तापस रहेगा। इसके साथ साथ आप इस बात पे भी गौर करिए कि जो एलिमेंट्स का ऑर्डर होता है, ऑर्डर मतलब कि जैसे मैंने अनुज को यहाँ पहले पे लिखा, आदित्य को यहाँ दूसरे पे लिखा, तपस को यहाँ मैंने तीसरे नंबर पे लिखा, तो कोई चाहे तो इसी चीज को ऐसे भी लिख सकता है। तो उसमें उससे इस बात पे फर्क नहीं पड़ेगा कि उस दोस्त के फ्रेंड्स के क्या नाम है। फ्रेंड्स के नाम जो लास्ट में रहेंगे तो यही अनुज आदित्य तापस या आदित्य अनुज तापस। तो जो हमें इंफॉर्मेशन चाहिए इस सेट से, फ्रेंड्स सेट से, वो हमें मिल रही है। ठीक है, तो हमें इस चीज का ध्यान रखना चाहिए कि उसमें कोई एलिमेंट रिपीट ना करे और उसका ऑर्डर कुछ भी रख सकते हैं, तो हमें इस बात से कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। ठीक है, जैसा कि यहाँ लिखा हुआ है, ऑर्डर ऑफ द एलिमेंट डजंट मेक एनी डिफरेंस। तो जो हमने और जो चीजें हैं जिसका ध्यान रखना चाहिए, जैसे कि कोई अगर ये वाला पॉइंट देखिए फर्स्ट, जैसे कि लिखा है कि ऑब्जेक्ट्स, एलिमेंट्स या मेंबर्स ऑफ अ सेट आर सिनोनिम टर्म्स। अगर मैं बोलूं कि अनुज फ्रेंड्स सेट का एक मेंबर है, या मैं बोल सकता हूं कि अनुज फ्रेंड सेट का एक एलिमेंट है या ऑब्जेक्ट्स है, तो ये सब का सब एक ही तरफ इशारा करेंगे, इन सब का एक ही मतलब होगा। और सेकंड पॉइंट हमें ये बताता है कि जब भी हम सेट को डिनोट करना चाहें तो हम ज्यादातर सेट को कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं, जैसे ए या बी या सी जैसे भी। या अगर हम यहाँ इसको और शॉर्ट में लिखना चाहें कि हमारा जो सेट है फ्रेंड्स, तो उसको हम एफ नाम दे सकते हैं, जिसमें मेंबर्स कौन कौन है, एक अनुज है, एक आदित्य है, और जो लास्ट में है वो है तपस। ओके, ये अब जो थर्ड पॉइंट बोल रहा है वो कह रहा है कि जो हमारे एलिमेंट्स होंगे वो स्मॉल लेटर से रिप्रेजेंट किए जाएंगे। तो जो भी हमारे एलिमेंट्स होंगे वो हमारे स्मॉल लेटर से क्या करेंगे, हम उन्हें डिनोट करेंगे। तो हम अगर एग्जांपल लें तो एक मेरा सेट हो सकता है ए बी सी डी। तो ये एक सेट को डिनोट करने का बेस्ट तरीका हो सकता है। ठीक है, अगर आप ये कोशिश करें कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी, कैपिटल डी, तो यहाँ ये कंफ्यूजन क्रिएट कर सकता है। ठीक है, तो यही कंफ्यूजन क्रिएट ना हो इसीलिए हम क्या करते हैं, एलिमेंट्स को स्मॉल लेटर से डिनोट करने की कोशिश करते हैं और सेट को कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट स्लाइड में हम देखते हैं कि स्पेशल सेट्स क्या क्या होते हैं जो आपने पढ़े होंगे, देखे होंगे, तो हम उनको कैसे डिनोट करते हैं। तो एक जो अभी तक आपने पढ़ा होगा जो कि है नेचुरल नंबर्स का सेट, जिसमें कि कैसे एलिमेंट्स होते हैं,
ये जो सेट होता है नेचुरल नंबर्स का, वो क्या होता है, काउंटिंग नंबर्स का सेट, जैसे कि 1 2 3 डॉट 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 और ये आगे चलते जाते हैं। तो इसको हम कैपिटल N से डिनोट करते हैं इस तरीके से। ओके, और हमारे पास है इंटीजर्स का सेट। इंटीजर्स में क्या आते हैं, इंटीजर्स में आते हैं नेचुरल नंबर्स, ठीक है। इंटीजर्स में 0 भी आता है और इंटीजर्स में नेगेटिव नेचुरल नंबर्स भी आते हैं, मतलब -1 -2 -3 टिल, ठीक है। तो इसको हम इस तरह के Z से डिनोट करते हैं। ये जो हमारे पास नोटेशंस हैं, ये स्टैंडर्ड नोटेशंस हैं जो कि आपको हर मैथमेटिक्स की बुक में मिल जाएंगे। ऐसे ही रेशनल नंबर्स के सेट को, ऐसे ही रियल नंबर्स के सेट को हम डिनोट करते हैं। तो और अगर जैसे कि हमारे पास ये रियल नंबर्स का अगर हम यहाँ प्लस लिख दें तो इसका मीनिंग होता है क्या, कि ऐसा सेट, ऐसा रियल नंबर्स का सेट जिसमें सिर्फ पॉजिटिव रियल नंबर्स ही हों, मतलब पॉजिटिव। अगर हमने यहाँ प्लस लिख दिया तो उसका मतलब ये बन जाएगा कि वहाँ उस सेट में पॉजिटिव रियल नंबर्स हों। जैसे इसमें पॉजिटिव रेशनल नंबर्स है और इसमें पॉजिटिव इंटीजर नंबर्स है, ठीक है। अब हम जानेंगे कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स क्या होता है और क्यों हमको जरूरत पड़ी, या क्यों दो तरीके के रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स होते हैं। पहला, हमारे पास कोई सेट होगा तो हम उसको कैपिटल से डिनोट करेंगे। दूसरा, अगर उसके एलिमेंट्स हैं तो हम स्मॉल लेटर से डिनोट करेंगे, मान लीजिए ये। और जैसे ही हमारे पास एक सेट बन जाएगा तो हम उसे कर्ली ब्रेसेस में क्लोज कर देंगे, जिससे कि हमें पता रहे कौन एलिमेंट है, कौन सेट है और हमारा सेट क्या है, ठीक है। अब मान लीजिए कभी कभी ऐसा होता है कि सेट को कभी कभी एलिमेंट के अकॉर्डिंग हम लिख सकते हैं। जैसे अगर मैं बोलना चाहूँ कि आपके दोस्तों के नाम लिखिए, तो आप जैसे कि हमने इससे पिछली स्लाइड में लिखा, अनुज, आदित्य और तापस, ठीक है। तो ये जो फॉर्म होती है वो होती है सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म, ये फॉर्म मेनली तब लिखी जाती है जब हमारे पास कोई एक प्रॉपर्टी ना हो शॉर्ट हैंड में लिखने के लिए। अब शॉर्ट हैंड से क्या मतलब है मेरा, शॉर्ट हैंड से मतलब है कि मान लीजिए एक हमारे पास कंपनी है, हमारे पास सी कंपनी है जिसमें 1000 वर्कर्स काम करते हैं, 1000 वर्कर्स काम करते हैं, ठीक है। अब वो 1000 वर्कर्स में से कुछ प्रोग्रामिंग करते हैं जिसे हमने पी से डिनोट कर दिया, पी सेट से। कुछ सिर्फ डेटा एंट्री ऑपरेटर्स हैं और कुछ और नाम दे दिया हमने उनको, ठीक है। तो यहाँ पे हमने 1000 वर्कर्स को अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड कर दिया, जिस हमने वो कैटेगरी को प्रेफरेंस ऐसे दिया कि जो भी वो काम करते हैं हमने वो नाम दे दिया। तो मान लीजिए इसमें 500 लोग हैं जो कि प्रोग्रामिंग करते हैं, तो मैंने उसको पी से डिनोट कर दिया, ठीक है। तो मैं इस जो सेट है प्रोग्रामिंग वाले का, तो मैं ये लिख सकता हूँ शॉर्ट हैंड में कि अगर मेरे को इनविटेशन भेजना है सिर्फ प्रोग्रामिंग वाले लोगों को, तो मैं सिर्फ बोल सकता हूँ कि मैं अपने सेक्रेटरी से बोल सकता हूँ, जाइए कि जितने भी प्रोग्रामिंग करते हैं या प्रोग्रामिंग डिपार्टमेंट में काम करते हैं उनको इनविटेशन भेज दीजिए। तो ये मेरे लिए कितनी इजी रहेगा कि सामने वाले को बताना कि मैं किन स्पेसिफिक लोगों को इनवाइट करना चाह रहा हूँ। वरना मेरे को अगर ये डिपार्टमेंट नहीं बने हुए होते तो मैं हर एक इंडिविजुअल 500 लोगों का नाम बोलता, फिर अपने सेक्रेटरी को बताता कि ये 500 लोग हैं जिनको हमको इनविटेशन भेजना है। तो आप ही बताइए कि कौन सा मेथड ज़्यादा इजी है इस वे में। तो हमारा जो मेथड है वो पहला वाला बहुत इजी पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हमने कुछ ही शब्दों के माध्यम से हमने ये बोल दिया
कि जाइए प्रोग्रामिंग वाले लोगों को इनविटेशन भेज दीजिए, और कहाँ हम वरना 500 लोगों की लिस्ट बनाते तब जाके उनको इनविटेशन भेजते, मतलब एक एक करके नाम बोलते फिर भेजते। ठीक है, इस तरीके से जो रोस्टर फॉर्म है वो बहुत ही मददगार हेल्प करती है। ठीक है, तो यहाँ पे रोस्टर फॉर्म बस शॉर्ट हैंड फॉर्म में काम आती है कि हमें कोई भी बड़ी चीज को छोटे वे में प्रेजेंट कर दे। ऐसे ही अगर सेट बिल्डर फॉर्म हमें तब काम आती है जब हमारे पास ऐसी कोई प्रॉपर्टी ना हो कि हम किसी बड़ी चीज को छोटे में वो कर दें, छोटे में समा सकें। जैसे कि अभी किया हमने कि 500 लोगों को एक ही डिपार्टमेंट से रिलेट करते थे तो हमने कर दिया। अगर मान लीजिए ऐसा कोई डिपार्टमेंट है ही नहीं और हमको भेजना है तो उस तरीके को तो हम सिर्फ सेट बिल्डर फॉर्म से ही बता सकते हैं, जो कि सबसे आसान तरीका होगा क्योंकि उसकी कोई अलग से प्रॉपर्टी नहीं है कि हम कुछ ही कम शब्दों में बता सके सामने वाले को। उसके लिए हमें सिर्फ एक एक करके एक एक एलिमेंट को बताना पड़ेगा ही पड़ेगा। ठीक है, तो और एग्जांपल्स की हेल्प से हम समझने की कोशिश करेंगे कि रोस्टर फॉर्म, टेबुलर फॉर्म क्या होती है और सेट बिल्डर फॉर्म क्या होती है। तो अगर आपको ये एग्जांपल ना भी समझ में आए तो आप नेक्स्ट स्लाइड में मैं आपको और एग्जांपल्स दूंगा जो आपको और बेटर तरीके से समझ में आएंगे। तो जो रोस्टर फॉर्म है उसमें हम एलिमेंट्स को कैसे सेपरेट करते हैं, जैसे कि ये लिखा हुआ है कि ऑल एलिमेंट्स ऑफ अ सेट आर लिस्टेड, द एलिमेंट्स आर बीइंग सेपरेटेड बाय कॉमा एंड एनक्लोज्ड बाय विद इन ब्रेसेस। ठीक है, तो अब ये मान लीजिए द सेट ऑफ ऑल इवन पॉजिटिव इंटीजर्स लेस देन 7, तो हम इसको कैसे डिनोट करेंगे, तो द सेट ऑफ ऑल इवन पॉजिटिव इंटीजर्स लेस देन 7। तो हमको जैसे ये है हमारे पास एक सेट है जिस सेट में क्या है, सेट ऑफ ऑल इवन पॉजिटिव इंटीजर्स। अब इवन नंबर क्या होते हैं, जो कि 2 के मल्टीपल्स में होते हैं। तो हमें ऐसे नंबर्स लेने हैं, ऐसे पॉजिटिव इंटीजर्स लेने हैं और ऐसे इवन पॉजिटिव इंटीजर्स लेने हैं जो 7 से छोटे हों। तो जो कि क्या क्या है, 2, 4, 6। ठीक है, तो ये हमारे पास एक तरीका है रिप्रेजेंट करने का और ये हमारे पास वर्ड्स के जरिए दूसरा तरीका है रिप्रेजेंट करने का। ठीक है, तो जानते हैं सेट बिल्डर फॉर्म। तो जैसा कि मैंने पहले बताया कि सेट बिल्डर फॉर्म में हम इंडिविजुअल एलिमेंट्स को लिस्ट करते हैं जिसमें कि कोई प्रॉपर्टीज ना पोजेस की हुई हो, कि हम उसको बता नहीं सकते एक प्रॉपर्टीज के थ्रू। ठीक है, तो क्लियर सेट बिल्डर फॉर्म। ठीक है, कार्डिनैलिटी ऑफ सेट। तो हमारे पास सेट, हमने अब सेट पढ़ा तो अ सेट में अब कुछ एलिमेंट्स होंगे। तो जो एलिमेंट्स हैं सेट के, तो हम उसको एक वर्ड से डिनोट करते हैं जो कि है कार्डिनैलिटी ऑफ सेट। मान लीजिए हमारे पास एक सेट है जिसमें 5 एलिमेंट्स हैं। ठीक है, तो हम बोलेंगे कार्डिनैलिटी ऑफ ए इज इक्वल्स टू 5। मतलब जो ए सेट के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं हम उसे कार्डिनैलिटी ऑफ अ सेट बोलेंगे। मतलब कार्डिनैलिटी ऑफ ए मतलब ए सेट के अंदर कितने एलिमेंट्स हैं। यहाँ पे कितने हैं, 1 2 3 4 5। ठीक है, तो अब हम देखेंगे कि टाइप्स ऑफ सेट्स। तो हमारे पास ये पॉसिबिलिटी हो सकती है कि हमारे पास जो सेट हो, मतलब जो सेट है हमारे पास वो एम्प्टी हो, मतलब उसमें कोई एलिमेंट्स हो ही ना। ठीक है, जैसे अगर मैं बोलूं कि बताइए ह्यूमंस में कितने हैंड होते हैं, कितने ह्यूमन बीइंग्स में कितने हाथ होते हैं, तो आप बोलेंगे 2। ठीक है, तो ये एम्प्टी सेट नहीं है। लेकिन अगर मैं यही बोलूं कि किताब के कितने हाथ होते हैं, तो आप बोलेंगे कि एक भी नहीं। तो उसी इंफॉर्मेशन को हम सेट के अकॉर्डिंग सिर्फ ऐसे लिखते हैं कि हम या तो हम बोलेंगे कि एम्प्टी सेट है ये, कि किताब के अंदर 0 हाथ होते हैं, तो हम उसको ऐसे डिनोट करते हैं, हम वर्ड्स में उसको ऐसे लिखते हैं एम्प्टी सेट।
उसका दूसरा लिखने का तरीका ये भी है कि फाई सेट, ठीक है, फाई सेट। और इसी को दूसरे शब्दों में हम वॉइड सेट, नल सेट भी कहते हैं। तो जब भी ये फाई सेट, एम्प्टी सेट, वॉइड, नल सेट आप देखें तो आप समझ जाएं कि हम एक ऐसे सेट की बात कर रहे हैं जिसमें कोई भी एलिमेंट नहीं है, ठीक है। अब आते हैं सिंगलटन सेट पे। तो जो सिंगलटन सेट है, जैसा कि नाम है सिंगलटन, इसका मतलब जो हमारा जो सेट है उसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही एलिमेंट है। जैसे कि 1, ये हमारा एक सेट है जिसमें एक ही एलिमेंट है। और ले लीजिए कोई सेट ए, ये भी सिंगलटन सेट है, ठीक है। अब आते हैं हम फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट पे। तो सबसे पहले जानते हैं फाइनाइट सेट। तो फाइनाइट सेट क्या होते हैं? फाइनाइट सेट होते हैं कि ऐसे सेट जिनमें हम बता सकें कि कितने एलिमेंट्स हैं। एग्जाम्पल के तौर पे समझिए कि 1 2 ऐसे हमने 12 तक काउंटिंग लिखी, तो हम यहाँ पे ये बता सकते हैं कि ए सेट के अंदर 12 एलिमेंट्स है, मतलब कार्डिनलिटी ऑफ ए 12 है। इसका मतलब हमारे पास जब भी कोई एक फाइनाइट नंबर दिया गया होगा, कार्डिनलिटी ऑफ एनी सेट, तो हम उसको फाइनाइट सेट बोलेंगे, ठीक है। अगर वो सेट फाइनाइट नहीं है तो हम उसको इनफाइनाइट बोलते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे कि आपने नेचुरल नंबर का सेट देखा, 1 2 3 ऐसे ये चलते जाते हैं, ठीक है। तो इस सेट में हम फाइनाइट नंबर नहीं बता सकते कि कितने एलिमेंट होते हैं। एक कोई फाइनाइट नंबर नहीं है जिसको हम बोल दें कि ये इस सेट में इतने एलिमेंट हैं। तो इसीलिए ये इनफाइनाइट सेट का एक एग्जाम्पल है, ठीक है। तो अब आते हैं इक्विवेलेंट सेट पे। तो जो इक्विवेलेंट सेट है, इक्विवेलेंट से यहां मतलब है कि अगर हमारे पास दो सेट हैं, एक सेट है ए, एक सेट है बी, अगर इस सेट की कार्डिनलिटी, मतलब इस सेट ए सेट के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं, मान लीजिए n एलिमेंट्स हैं, अगर उतने ही एलिमेंट इस बी सेट में हैं तो हम बोलेंगे कि ए और बी इक्विवेलेंट सेट्स हैं। अगर एग्जांपल माने तो अगर मेरे पास ए सेट है ए बी और बी सेट है 1 2, तो आप देख सकते हैं कि सेट ए में 2 एलिमेंट्स हैं, सेट बी में भी 2 एलिमेंट्स हैं। तो जो इक्विवेलेंट सेट की डेफिनेशन है उसके लिए सिर्फ जो कार्डिनलिटी है वो बराबर होनी चाहिए, जैसा कि यहाँ है, दोनों में ही 2 एलिमेंट्स हैं। तो हम बोलेंगे कि ए इज इक्विवेलेंट टू सेट बी, ठीक है। अब आता है इक्विवेलेंट के बाद इक्वल सेट। तो इस चीज को आप थोड़ा गौर से समझिएगा कि इक्वल सेट से मतलब होता है जब भी हमारे पास अगर 2 सेट हैं, अगर दोनों सेट्स में इक्वल नंबर ऑफ एलिमेंट होने चाहिए और एक ही जैसे एलिमेंट्स होने चाहिए। जैसे अगर यहाँ ए बी सी है सेट और यहाँ ए बी है, तो ये इक्वल सेट्स नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पे जो सी एलिमेंट है ए का वो बी में नहीं है। अगर ये भी एलिमेंट बी में रख दिया जाएगा तो हमारा ए और बी जो सेट्स होंगे वो इक्वल सेट्स होंगे। तो जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं वो भी सेम होने चाहिए और जो एलिमेंट्स हैं वो भी एक दूसरे में बिलोंग करने चाहिए ही चाहिए। अब बात आती है सबसेट की। जब भी सबसेट की बात आती है तो चलिए एक एग्जांपल से शुरू करते हैं। तो हमारे पास 2 सेट तो होने ही चाहिए। तो मान लीजिए एक सेट है ए, एक सेट है बी। अब ए सेट के एलिमेंट्स हैं 1 2, बी सेट के एलिमेंट्स हैं 1 2 3। तो हम ये देख सकते हैं कि ए सेट के एलिमेंट्स 1 और 2 बी सेट के एलिमेंट्स में है, ठीक है। तो हम इसी चीज को बोलते हैं, एक हमने इसी चीज को वर्ड दे दिया सबसेट, कि जब भी ऐसा हो कि
एक सेट के सारे एलिमेंट दूसरे सेट में हों, बिलोंग करने लगे, तो हम उसको सबसेट बोलेंगे, जो कि है A इज अ सबसेट ऑफ B। ठीक है, और जिसे कि हम एक सबसेट का सिंबल ये होता है जिसे हम इस सिंबल से डिनोट करते हैं, A इज सबसेट ऑफ B। ठीक है, तो अब आते हैं प्रॉपर सबसेट में। तो प्रॉपर सेट क्या होते हैं? प्रॉपर सेट होते हैं प्रॉपर सबसेट, मतलब कि जैसे ये जो एग्जांपल है, इसके जो एलिमेंट्स हैं 1 2 सेट बी में है, ठीक है, और हमारे पास एक और बी में एक एक्स्ट्रा एलिमेंट है जो कि ए में नहीं है, तो हमें ये पता है ए इज अ सबसेट ऑफ बी, लेकिन क्योंकि 3 ए में नहीं है तो हम इसको बोलेंगे ए इज अ प्रॉपर सबसेट। और प्रॉपर सबसेट का नोटेशन होता है ये, हम इसको ये वाली चीज नहीं लिखते हैं, ठीक है, तो हम प्रॉपर सबसेट के लिए ये वाली चीज नहीं लिखते हैं, मैंने रेड मार्क से कर दिया है, ठीक है। तो अब देखिए इम्प्रॉपर सेट। इम्प्रॉपर सेट होते हैं जब भी, अगर हमारे पास दो सेट हैं ए और बी, जब भी ए सेट के पास वो सारे एलिमेंट्स हैं जो भी सेट बी के पास हैं, तो हम ऐसे सेट्स को इम्प्रॉपर सबसेट बोलेंगे, ठीक है। अब आता है सुपरसेट की बात। सुपरसेट होता है कि एग्जाम्पल से समझिए कि अगर हमारे पास ए एक सेट है, ए सेट है 1 2 3, और बी कोई दूसरा सेट है ए बी सी और 1 2 3। सुपरसेट का यहाँ मतलब है, जैसा कि आपने सबसेट में पढ़ा, ठीक है, तो सबसेट में हमने पढ़ा, अगर आप इस एग्जांपल से देखें कि A इज अ सबसेट ऑफ B। क्यों? क्योंकि A के जो एलिमेंट हैं वो B में हैं। तो इसी को बोलने का दूसरा तरीका भी हो सकता है, जैसे कि हमारे पास अगर मैं रियल लाइफ एग्जांपल दूं, तो जैसे कोई कहता है कि A इज अ सन ऑफ B, तो उसी चीज को दूसरे वर्ड्स में कोई ये बोल सकता है कि B इज फादर ऑफ A। तो सेम लॉजिक यहाँ अप्लाई हो रहा है कि A इज अ सबसेट ऑफ B, तो हम इसको रिवर्स वे में बोलते हैं B इज अ सुपरसेट ऑफ A, ठीक है। तो ये रिलेशन होता है सबसेट और सुपरसेट में। अब आते हैं पावर सेट में। तो पावर सेट एक ऐसा सेट है, एक ऐसा कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स है जिसमें कि सारे पॉसिबल सबसेट्स हम कंसीडर करते हैं। एग्जांपल के तौर पे जैसे ए के एलिमेंट्स हैं ए बी, तो जब भी हम पावर सेट की बात करेंगे तो सबसे पहले तो हम पावर सेट को P ऑफ A से डिनोट करेंगे। तो P ऑफ A का मतलब है कि ऐसा सेट जिसमें कि वो सारे पॉसिबल सबसेट हों किसके, ए के। तो सारे पॉसिबल सबसेट क्या क्या होते हैं? एक तो 5 होता है, आप आगे जानेंगे कि क्यों मैंने यहाँ 5 लिखा है। ए होता है, बी होता है और ए बी होता है, यही पॉसिबल सबसेट्स हैं जो कि ए के हैं, इसके अलावा कोई नहीं है। तो आगे देखते हैं इनकी डिटेल में डेफिनेशंस को, ठीक है। तो जैसा कि मैंने बताया कि एम्प्टी सेट में कोई भी एलिमेंट नहीं होता, उसका दूसरा नाम नल सेट होता है। एम्प्टी सेट, वॉइड सेट, उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं कर्ली ब्रेसेस से और 5 से। सिंगलटन सेट में सिर्फ और सिर्फ एक ही एलिमेंट रहता है। अब आते हैं फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट पे।
जैसा मैंने बताया कि फाइनाइट सेट कब फाइनाइट बोलते हैं, जब हमारे पास कोई भी एक सेट है जिसको हम बता सके कि इसमें इतने फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं। ठीक है, कि कोई एक नंबर है जिसे हम बोल सकें कि इतने नंबर ऑफ एलिमेंट्स इस सेट में हैं, तो हम बोलेंगे कि वो सेट कैसा है, फाइनाइट, वरना हम उसे क्या बोलेंगे, इनफाइनाइट। ठीक है, अब यूनिवर्सल सेट क्या होता है? तो यूनिवर्सल सेट होता है ऐसा सेट जो कि ऐसे एलिमेंट्स रखे, ऐसे एलिमेंट्स उसके पास होने चाहिए कि मान लीजिए एग्जांपल के तौर पे कि हमारे पास ए दे रखा है, ए और बी, और बी सेट दे रखा है 1 और 2। तो अगर मेरे से यूनिवर्सल सेट किसी ने बोला कि आप यूनिवर्सल सेट बनाइए, तो यूनिवर्सल सेट होगा ए बी 1 2। ठीक है, तो जब भी हम यूनिवर्सल सेट की बात करेंगे तो हमारे पास कुछ सेट्स पहले से ही पता होने चाहिए, ठीक है, जिसके आधार पर हम यूनिवर्सल सेट को बना सके। और यूनिवर्सल सेट में ऐसे एलिमेंट्स होंगे जो कि हमें जो भी गिवन सबसेट दिए हैं यूनिवर्सल सेट के, उनके एलिमेंट्स उसके अंदर होने ही चाहिए। ठीक है, तो हम आगे आते हैं इक्विवेलेंट सेट पे। इक्विवेलेंट सेट जैसा कि मैंने बताया, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए अगर बी इक्वल हो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी। ठीक है, अब आता है इक्वल सेट्स पे। इक्वल सेट पे जैसा कि मैंने बताया कि अगर ए और बी में एग्जैक्टली सेम एलिमेंट्स हैं, मतलब सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं और जो भी एलिमेंट्स हैं वो एकदम सेम है, तो हम बोलेंगे कि ए और बी कैसे सेट्स हैं, इक्वल सेट्स। ठीक है, तो अब आते हैं हम सबसेट पे। तो जैसा कि मैंने बताया सबसेट क्या होता है। सबसेट, जब भी हम सबसेट की बात करें तो हमारे पास दो सेट होंगे, ए और बी। तो अगर ए सबसेट है, अगर हम ए को सबसेट बोल रहे हैं बी का, ये इसका नोटेशन था जैसा कि मैंने बताया कि ए अगर सबसेट है तो ए के जो एलिमेंट्स होंगे वो बी के अंदर होंगे। एग्जाम्पल के तौर पे मैंने बताए थे कि 1 2 और बी मान लीजिए 1 2 3, तो 1 बी में है, 2 भी बी में है। ठीक है, प्रॉपर सेट का बताया था कि ये जो मैंने एग्जाम्पल दिया है एक प्रॉपर सेट का ही दिया है। क्यों ये प्रॉपर है? क्योंकि हमारे पास एक एलिमेंट है जो कि ए सेट के पास नहीं है। ठीक है, अगर ये भी एलिमेंट ए सेट के पास होता तब हम उसको बोल देते इम्प्रॉपर सबसेट। ओके, तो सबसेट की कुछ पॉइंट्स हैं जिसको ध्यान रखना चाहिए। जैसे कि कोई भी सेट है वो खुद का सबसेट होगा। क्यों होगा? क्योंकि सबसेट की डेफिनेशन है कि हम कहना, ये पॉइंट हमसे कह रहा है कि अगर ए कोई सेट है तो ए खुद का सबसेट होगा। अब सबसेट के लिए क्या होना चाहिए कि इसके सारे एलिमेंट इसमें होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए? हाँ, होने चाहिए। ठीक है, तो अब हमको पता है यहाँ भी ए सेट है, यहाँ भी ए सेट है। जाहिर सी बात है ना कि यहाँ जो भी एलिमेंट्स होंगे वही एलिमेंट्स यहाँ भी होंगे। तो डेफिनेशन से अगर हम जाएं तो कोई भी सेट खुद का एक सबसेट होता है। अब phi इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट। हम कह रहे हैं phi इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है, अगर आप इसका रीजन जानना चाहें, अगर मान लीजिए कि ये सबसेट नहीं है, हम चलिए कॉन्ट्राडिक्शन से प्रूफ करते हैं। मान लीजिए कि phi इज नॉट अ सबसेट ऑफ एनी सेट, मान लीजिए A। ठीक है, तो इसका क्या मतलब है? हम कब कहते हैं कि कोई सेट दूसरे का सबसेट है? जब हमें इस सेट से दूसरे सेट पे एलिमेंट्स मिल जाएं। अगर हम बोल रहे हैं कि सबसेट नहीं है तो हम ये कह सकते हैं ना कि जो इसके एलिमेंट्स हैं वो इसमें है ही नहीं। ठीक है,
तो हम बोल रहे हैं यहाँ पे, अगर हमने ये चीज मानी है कि फाई इज नॉट अ सबसेट ऑफ ए, इसका मतलब है कि यहाँ पे फाई में मेरे को ऐसे एलिमेंट्स मिलेंगे जो ए में नहीं है। लेकिन फाई की डेफिनेशन ही ये है कि फाई की में तो कोई एलिमेंट्स है ही नहीं, तो हम कैसे बात कर सकते हैं कि फाई में एलिमेंट्स हैं? तो ये दो चीज आपस में कॉन्ट्राडिक्ट कर रही है ना। तो इसी वजह से हम कहते हैं कि फाई इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट। ठीक है, अब इस पॉइंट को देखिए कि अगर हमारे पास कोई सेट है ए जिसमें m एलिमेंट्स हैं, तो नंबर ऑफ सबसेट जो होंगे वो 2m होंगे। ठीक है, चलिए इसे एग्जाम्पल के से अच्छे से समझें। अगर मान लीजिए मेरे पास एक सेट है ए जिसमें 2 एलिमेंट्स हैं। ठीक है, अब मेरे पास जब मैं एलिमेंट्स काउंट करूंगा सबसेट के, तो मेरे पास एक तरीका है जिससे आप समझ सकते हैं। जैसे कि मैं 1 एलिमेंट को 2 तरीके से देख सकता हूं कि मैं इससे एक ऐसा सेट बनाऊं जिसमें ए हो, मतलब ए उस सेट में है और ए उस सेट में नहीं है। यह मतलब यस मतलब है, नो मतलब उस सेट में नहीं है। सेम 2 के लिए भी, मतलब एक सबसेट ए का ऐसा हो सकता है जिसमें 2 नहीं हो। ठीक है, और एक सबसेट ऐसा हो सकता है जिसमें 2 हो। ठीक है, तो हमारे पास इस एलिमेंट के लिए भी 2 पॉसिबिलिटीज है, इस एलिमेंट के लिए भी 2 पॉसिबिलिटीज है। आइए अब इन्हें कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए कि जो 1 एलिमेंट है वो किसी एक सबसेट में है और किसी एक सबसेट में नहीं है। अब अगर उस सबसेट में, मान लीजिए अगर हमने एक ऐसा सबसेट उठाया जिसमें 1 है, तो उसमें फिर से एक पॉसिबिलिटी आ जाती है, क्या उस सेट में 2 है या उस सबसेट में 2 नहीं है। ठीक है, ये पॉसिबिलिटी बनी। अब इस ब्रांच को देखते हैं। अगर हमारे पास एक ऐसा सबसेट है जिसमें 1 नहीं है, तो हम आगे और 2 पॉसिबिलिटी बना सकते हैं। अगर 1 नहीं है तो उस सबसेट में 2 हो सकता है, पॉसिबिलिटी है कि 2 हो या 2 भी नहीं हो। ठीक है, तो हमारे पास सिर्फ ये पॉसिबिलिटी निकल के आई है। तो हमने देखा लास्ट में कि अगर हम एक एलिमेंट उठाते हैं तो हमारे पास सिर्फ 2 ही चॉइसेस रहती हैं कि वो एलिमेंट सेट में होगा या नहीं होगा। अगर है तो ये रहा, अगर नहीं है तो यहां पर हम खड़े हैं। अगर वो एलिमेंट सेट में है तो फिर से 2 पॉसिबिलिटी हो सकती है दूसरे एलिमेंट के लिए। क्यों, क्या पॉसिबिलिटीज है कि दूसरा जो एलिमेंट हमने अब उठाया, दूसरा एलिमेंट उसके साथ हो सकता है या उसके साथ नहीं हो सकता। ठीक है, अब ये पॉसिबिलिटी यहाँ पे रुक गई क्योंकि हमारे सेट में एलिमेंट ही 2 हैं। अगर और एलिमेंट हैं तो ये आगे और ब्रांचेस बनती जाएंगी, ये ट्री और बड़ा होता जाएगा। अगर हम दूसरा ट्री देखें तो वो कहता है कि अगर 1 एलिमेंट सेट में नहीं है तो ऐसा हो सकता है कि 1 एलिमेंट सेट में नहीं है लेकिन 2 हो। ठीक है, या अगर 1 एलिमेंट सेट में नहीं है तो 2 भी नहीं है। ठीक है, अब और पॉसिबिलिटी मेरे को दिख नहीं रही। ठीक है, तो हमारे पास ये और ये सिर्फ 4 पॉसिबिलिटी निकल के आई। तो यहां से हम देख सकते हैं कि हम इन पॉसिबिलिटीज के थ्रू 4 सबसेट क्रिएट कर सकते हैं। एक सबसेट में 1 भी होगा, 2 भी होगा। ठीक है, दूसरे सबसेट में 1 होगा लेकिन 2 नहीं होगा। तीसरे सबसेट में 1 होगा लेकिन 2 नहीं होगा। 1 नहीं होगा, 2 होगा। और चौथा एक सबसेट बनाएंगे जिसमें 1 नहीं हो और 2 भी ना हो। तो मैथमेटिकली जो हम लिखेंगे वो क्या लिखेंगे, तो पहली चॉइस के लिए 1 है, 2 भी है, तो हमने ये लिख दिया, एक सबसेट ये है। दूसरी पॉसिबिलिटी के लिए 1 है, 2 नहीं है। ठीक है, 1 है, 2 नहीं है, नहीं लिखा 2। तीसरी पॉसिबिलिटी के लिए 1 नहीं है लेकिन 2 है। ठीक है, 1 नहीं है, 2 है।
चौथी पॉसिबिलिटी के लिए 1 भी नहीं है, 2 भी नहीं है, मतलब कोई एलिमेंट है ही नहीं, मतलब 5 सेट। ऐसे बना सकता हूं। अब ये जो मेरे सबसेट बने, अब इनका मैं कलेक्शन लूं, ठीक है, यही मेरा पावर सेट होता है। यही मैंने पावर सेट की डेफिनेशन बताई थी, ठीक है। अगर और पावर सेट की डेफिनेशन ही यही होती है, सब कलेक्शन ऑफ पॉसिबल सबसेट्स, ठीक है, ऑल द पॉसिबल सबसेट। तो हमने सारे पॉसिबल सबसेट निकाल लिए हैं, और हमें अगर हम इन्हें काउंट करें तो वो कितने हैं? 4 हैं। 4 मतलब 2 इंटू 2, जिसका मतलब है 2 की पावर 2। तो अगर हम बोले, इन जनरल बात करें कि अगर हमारे पास ए सेट है जिसके पास n एलिमेंट्स हैं, कार्डिनलिटी ऑफ ए n है, अगर कार्डिनलिटी ऑफ ए n है, तो हम ये वाली जो अप्रोच है ये जो हमने अप्रोच बनाई है यस नो वाली, जिसमें एलिमेंट्स हैं और ऐसे सेट जिसमें एलिमेंट्स नहीं है, ऐसी अप्रोच बनाई है। तो जब हम n एलिमेंट्स के साथ करेंगे तो हमारे पास लास्ट में जो पॉसिबिलिटी बनेगी, जैसे यहाँ पे 4 आई है, वहां पे हमारे पास कितनी आएगी? जैसे आप देख सकते हैं, हर यस नो बार बार 2 ब्रांचेस में डिवाइड हो जाता है, ठीक है। तो हर ब्रांच बार बार 2 ब्रांचेस में और डिवाइड हो रही है। तो अगर हमारे पास, जैसे यहाँ पे 2 एलिमेंट्स थे, तो हमको 2 एलिमेंट्स फिर से 2 में डिवाइड हो गई, तो हमको 4 मिला। तो ऐसे ही अगर n एलिमेंट्स हैं तो हर बार 2 में डिवाइड होगी, तो 2 इंटू 2, ऐसे हमें n टाइम्स मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इसी वजह से जो हमारे नंबर ऑफ सबसेट्स होते हैं वो 2 की पावर n होते हैं। और जैसा कि यहाँ m दिया हुआ है, तो यहाँ 2 की पावर m होगी, ठीक है। तो आपको लॉजिक समझ में आया? ठीक है। अगर कोई आपको कुछ थोड़ा सा भी अनक्लियर है तो प्लीज कमेंट। ओके, तो अब जैसा कि नीचे दिया हुआ है नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट, अब प्रॉपर सबसेट में हम कौन सा सबसेट इग्नोर करते रहते हैं? हम एक इक्वल जो सेट होता है उसको वो इग्नोर करते रहते हैं, ठीक है। जैसे मैंने एग्जांपल में लिखा कि ये जो एग्जांपल था जिसमें ए में 1,2 एलिमेंट्स हैं और उसका हमने सबसेट क्रिएट किए, एक सबसेट ये था, एक ये था, एक ये था और एक ये, तो ये इसका प्रॉपर सबसेट है। क्यों है? क्योंकि इसमें तो कोई एलिमेंट है ही नहीं और ये एक सबसेट है ए का, तो ये प्रॉपर सबसेट है। ये भी प्रॉपर सबसेट है। क्यों है? क्योंकि इसमें सिर्फ 2, ये जो एलिमेंट 2 है वो ही है और सेम इसमें एलिमेंट 1 ही है, और ये जो सबसेट है वो इक्वल सेट है, ठीक है। ये सेट और ये वाला सेट जो है इक्वल सेट्स हैं। जब भी हम प्रॉपर सबसेट की बात करते हैं तो हम इक्वल सेट को इग्नोर करते हैं। तो अगर आप ये सोचें कि जब भी आप किसी भी सेट का, n एलिमेंट के सेट का सबसेट्स का सेट क्रिएट करें, तो सिर्फ और सिर्फ एक ही ऐसा सबसेट मिलेगा जो कि उस सेट के इक्वल होगा। तो हम उस सेट को अगर निकाल दें तो जो हमारे पास बचे हुए सेट्स होंगे वो प्रॉपर सबसेट्स होंगे। तो इसीलिए हमने क्या किया कि नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट को 2m-1 लिख दिया। जो -1 हुआ है वो एक इम्प्रॉपर सबसेट को माइनस किया गया है, ठीक है। तो नेक्स्ट सुपरसेट, जैसा कि मैंने बताया कि सबसेट को ही समझने का दूसरा तरीका होता है। जैसे A इज अ सबसेट ऑफ B, इसी को बोलते हैं हम दूसरे वर्ड्स में B इज कॉल्ड सुपरसेट ऑफ A, ठीक है। अब क्वेश्चन देखते हैं। तो हमारे पास 3 सेट्स हैं A, B, C, और हमारे पास कंडीशन दी हुई है A जो है वो बिलोंग करता है B में, ठीक है। तो क्रिएट करते हैं चलो ऐसा सबसेट जो कि B में बिलोंग करे। तो इसका मतलब है अगर मैं A कोई सेट लेता हूं, मान लीजिए ये सेट है, और मेरे को पता है कि A बिलोंग
टू बी, इसका मतलब है ये जो सेट है ये पूरा का पूरा सेट बी में बी के एलिमेंट की तरह प्रेजेंट किया जाएगा। ठीक है, इसका मतलब है अगर मैं यहाँ लिखूं तो अगर बी का एलिमेंट 1 है तो दूसरा एलिमेंट ये होगा, और भी अगर एलिमेंट हैं तो रख सकते हैं, लेकिन इजीली समझ में आ जाए तो मैं ये 2 एलिमेंट लेके चलता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे मेरी कंडीशन फुलफिल हो गई। क्या कंडीशन? के ए बिलोंग कर रहा है बी में, कर रहा है ना, ये देखिए ए बिलोंग कर रहा है बी में। ए जो सेट है एक बी के एलिमेंट की तरह ट्रीट हो रहा है। ठीक है, और अगर ए बी में बिलोंग कर रहा है और बी सबसेट है सी का, मान लीजिए अब बी हमको सबसेट दिखाना है सी का, ये कंडीशन है, तो हम सी को कैसे क्रिएट कर सकते हैं? मतलब सी में बी वाले एलिमेंट्स तो रहे ही रहे, प्लस कोई एक एक्स्ट्रा एलिमेंट भी डाल सकते हैं। ठीक है, तो मान लीजिए डाल दिया, तो हमसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि इज इट ट्रू कि ए सबसेट होगा सी का? क्या आप यहां से देख सकते हैं? क्या मैं यहां से बोल सकता हूं ए इज सबसेट ऑफ सी? अगर ए सबसेट है सी का तो ए के एलिमेंट सी में होने चाहिए या नहीं होने चाहिए। ठीक है, तो क्या लगता है आपको कि ये सबसेट होगा या नहीं होगा? ठीक है, तो जैसा कि हम इस एग्जांपल से देख सकते हैं कि ए के एलिमेंट हमने ये किए थे बी के, क्योंकि बी ए बिलोंग कर रहा है बी में, इसका मतलब 1, ये ए का ये पूरा एक इस सब वो ए सेट है जो कि बी के एक एलिमेंट की तरह प्रेजेंट किया गया है। तो जब हम ये बात कर रहे हैं कि एक सबसेट होगा, जैसा कि यहाँ दिखाया गया है प्रॉपर सबसेट होगा सी का, इसका मतलब ए का जो एलिमेंट है, यहाँ देखिए ए का क्या एलिमेंट है? ए है, इसका मतलब ए का जो एलिमेंट होगा वो बिलोंग करना चाहिए सी सेट में। क्या ऐसा हो रहा है? नहीं। क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि ये जो एलिमेंट है वो सी में बिलोंग कर रहा है, ना कि ए उसमें बिलोंग कर रहा है। ठीक है, समझ में आया? तो जब ये चीज ही नहीं होल्ड हो रही तो ये भी होल्ड नहीं होगी। तो हमने एक एग्जाम्पल के जरिए बताया कि ये जो कंडीशंस दी गई हैं उस कंडीशन के अकॉर्डिंग ए सबसेट प्रॉपर सबसेट नहीं हो सकता सी का। ठीक है, सो आंसर इज नो। जैसा कि पीछे मैंने रीजन दिया अलग सेट लेके, तो यहाँ अलग सेट लेके रीजन दिए गए हैं। ठीक है, लॉजिक फिर भी वही रहेगा। ओके, तो पावर सेट, जैसा कि मैंने जब पावर सेट की बात आई थी तभी पावर सेट एक्सप्लेन किया था। फिर जब प्रूफ हम कर रहे थे एक्सप्लेन, तब हमने पावर सेट की बात की थी। तो अब तक तो आपको काफी अच्छे से समझ आ गया होगा कि पावर सेट होता क्या है। तो पावर सेट जो होता है, फिर से मैं आपको एक और बार बता देता हूं कि पावर सेट जो होता है वो हम इस तरीके से डिफाइन करते हैं कि एक ऐसा सेट जो कि जब भी हम पावर सेट की बात कर रहे हैं तो किसी ना किसी एक सेट की भी बात कर रहे हैं। तो एक ऐसा सेट जिसमें कि ए के सारे सबसेट्स हों, जिसमें वो सेट खुद भी इंक्लूड होता है और अदर प्रॉपर सबसेट्स जो होते हैं वो भी इंक्लूड होते हैं, नल सेट भी होता है। एग्जाम्पल के तौर पे मैंने आपको बताया ही था, फिर से मैं एक और बार बता देता हूं कि पावर सेट ऑफ ए, अगर ए हमारे पास दिया गया है ए और बी, तो क्या होगा? एक तो 5 होगा, एक ये होगा सिंगलटन सेट होगा, एक सिंगलटन सेट बी होगा, एक कंप्लीट सेट ये होगा। ठीक है, तो इस चीज को वेरीफाई करने के लिए आप ये भी देख सकते हैं कि नंबर ऑफ कार्डिनलिटी ऑफ पावर सेट ऑफ ए इज इक्वल्स टू 2 की पावर m, जहां पर
कार्डिनलिटी ऑफ ए अगर m है तो। ठीक है, जैसा कि यहाँ एग्जांपल दिया गया है कि अगर हमसे बोला जाए कि सेट ए ये है तो इसके क्या पावर सेट में कौन कौन से एलिमेंट्स आएंगे प्लस कितने एलिमेंट्स होंगे। तो देखते हैं, एक तो फाई हमेशा रहेगा, एक ये सेट रहेगा ही रहेगा जो कि यहाँ लिखा हुआ है, बाकी सिंगलटन एलिमेंट्स भी आएंगे, ये बाकी ये पेयर सेट्स आएंगे। ठीक है, तो और ये सारे सबसेट जब आप काउंट करेंगे तो वो उनका नंबर क्या आना चाहिए, 2 पावर 3 जो कि होता है 8। तो हम काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। ओके, सो कार्डिनलिटी, जैसा कि मैंने बताया, कार्डिनलिटी ऑफ अ पावर सेट क्या होगी, अगर कार्डिनलिटी हमें दी गई है m a की तो पावर सेट की कार्डिनलिटी होगी 2 पावर m। ओके, यहाँ n है तो m हो या n, उससे ये बस एक वेरिएबल है तो फर्क नहीं पड़ेगा। तो एग्जाम्पल, इसमें कार्डिनलिटी ऑफ a जैसा कि 3 दी हुई है तो पावर सेट की जो कार्डिनलिटी होगी वो 2 की पावर 3 होगी जो कि होगा 8। ठीक है, तो अब आते हैं सबसेट ऑफ रियल नंबर्स। ठीक है, तो जैसा कि हमने पहले ही इन नेचुरल नंबर्स के नोटेशन बताए कि इसमें कौन से एलिमेंट्स आते हैं, इंटीजर्स के बारे में बताया, रेशनल्स के बारे में बताया। ठीक है, तो अब हम उसके आगे जाते हैं जो कि हमें सेट में आगे जब हम और पढ़ते हैं तो हमें मिलते हैं इंटरवल्स। ठीक है, तो इंटरवल्स क्या होते हैं, सबसेट होते हैं रियल नंबर्स के। ठीक है, यूनिवर्सल सेट का आपने इससे पहले एक डेफिनेशन देखी। वेन डायग्राम क्या होते हैं, जब ये वेन डायग्राम को हम क्यों इस्तेमाल करते हैं, क्या फायदे होते हैं वेन डायग्राम के, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये जो सारे पॉइंट्स हैं हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं इंटरवल से। तो जो इंटरवल्स हैं, इंटरवल्स ओपन होते हैं, क्लोज्ड होते हैं। अब ओपन क्लोज से क्या मतलब है मेरा, क्लोज से मतलब है सबसे पहला इंटरवल्स के लिए मुझे क्या नीड होनी चाहिए कि मेरे पास 2 रियल नंबर्स होने चाहिए। ठीक है, अब वो 2 रियल नंबर्स कैसे होने चाहिए, एक छोटा होना चाहिए, एक बड़ा रियल नंबर होना चाहिए। ठीक है, अब ये हो गए मेरे पास 2 रियल नंबर हैं, एक छोटा है और एक बड़ा है। तो जो मेरे पास एक सेट आएगा, अब वो कैसे सेट की बारे में बात कर रहा हूँ, एक मेरा ऐसा सेट जिस सेट में ये जो ए और बी एलिमेंट्स हैं वो इंक्लूडेड हों। ठीक है, मतलब ए और बी भी इंक्लूडेड हों और उनके बीच में जितने भी रियल नंबर्स आते हैं वो भी इंक्लूडेड हों। तो हम ऐसे सेट को क्लोज्ड सेट बोलते हैं। ठीक है, और उनको ऐसे रेक्टेंगुलर तरीके से प्रेजेंट किया जाता है, जिसका मतलब होता है कि ये जो एंड पॉइंट्स हैं ए और बी, ये भी इस सेट का हिस्सा हैं, मतलब ए और बी भी सेट से बिलोंग करते हैं। ठीक है, ये होता है क्लोज्ड इंटरवल्स। और जैसा कि यहाँ फर्स्ट पॉइंट में डेफिनेशन दी हुई है, ये होते हैं ओपन इंटरवल्स। अब ओपन इंटरवल्स में सिर्फ इतना फर्क होता है क्लोज्ड इंटरवल से कि ये जो एंड पॉइंट्स होते हैं उनको हम उस सेट में इंक्लूड नहीं करते हैं। सिर्फ और सिर्फ जो ए और बी के बीच में जितने भी रियल नंबर्स आते हैं, सिर्फ और सिर्फ उन्हें ही इंक्लूड किया जाता है। तो उसी चीज को कि हम उन्हें इंक्लूड नहीं कर रहे हैं, उनको हम बोलते हैं ओपन इंटरवल्स। इसीलिए हम इन एंड पॉइंट्स पर ऐसे ओपन तरीके से प्रेजेंट करते हैं। जैसे कि यहाँ पे क्लोज्ड तरीके से प्रेजेंट किया, एक रेक्टेंगुलर ब्रैकेट्स लगाए हैं और यहाँ पर हमने हाफ
सेमी सर्कल टाइप में यूज किया है प्रेजेंटेशन को। ठीक है, तो आपको समझ आया। ओके, तो क्लोज्ड इंटरवल जो जैसा कि मैंने अभी बताया। हाँ, एक और टर्म आप देखेंगे, हाफ क्लोज और हाफ ओपन इंटरवल। तो हाफ क्लोज हाफ ओपन इंटरवल का मतलब है या तो हमारी लेफ्ट हैंड साइड जो लेफ्ट एंड पॉइंट है वो उस सेट का हिस्सा होगा और राइट हैंड साइड वाला जो एंड पॉइंट है वो हिस्सा नहीं होगा सेट का, तब हम उसे कंसीडर करेंगे हाफ ओपन हाफ क्लोज्ड में। या ये हो सकता है कि राइट साइड वाला एंड पॉइंट इंक्लूडेड हो और लेफ्ट साइड वाला एंड पॉइंट इंक्लूडेड ना हो। ठीक है, ये दोनों ही केस हाफ ओपन क्लोज इंटरवल के एग्जांपल्स हैं। ठीक है, एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल में जैसे कि ये लिखा है कि ये जो हमारी सेट बिल्डर फॉर्म है कि x, ये जो सिंबल है वो सच दैट का होता है, x सच दैट x बिलोंग्स टू r, और मतलब हमारे x जो है वो रियल नंबर्स में से होने चाहिए और ऐसे रियल नंबर्स जो कि -5 से तो बड़े हों लेकिन 7 भी हो सकते हैं और 7 से छोटे भी हो सकते हैं। तब हम इसे अगर दूसरी फॉर्म में लिखना चाहें तो वो फॉर्म होगी, ओपन होगा -5 क्योंकि हमारे पास -5 इंक्लूडेड है नहीं और क्योंकि 7 इंक्लूडेड है तो हम उसे करेंगे क्लोज। तो सेम इसके साथ। ठीक है, तो एक और बात आती है कि जब हमारे पास सेट है तो उसकी लेंथ भी होगी। इंटरवल्स में हम लेंथ, कार्डिनैलिटी की जगह लेंथ की बात करते हैं। तो जो नंबर है वो लेंथ, हम यहाँ पे कार्डिनैलिटी की जगह इंटरवल्स में हम लेंथ के बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पे जो अगर हमें इंटरवल दिया है ए बी, तो चाहे वो क्लोज्ड इंटरवल हो, चाहे वो ओपन इंटरवल हो, चाहे वो हाफ क्लोज हाफ ओपन हो, तो जब भी हम लेंथ के बारे में बात करें तो हम हमेशा बिगर रियल नंबर को स्मॉल रियल नंबर से माइनस करेंगे। मतलब जो हमारा राइट साइड का एंड पॉइंट है उसको लेफ्ट साइड के एंड पॉइंट से सब्ट्रैक्ट करेंगे अगर हमें लेंथ ऑफ इंटरवल फाइंड करनी है तो। ठीक है, तो यूनिवर्सल सेट जैसा कि बताया था कि कलेक्शन ऑफ ऑल एलिमेंट्स, ऐसा एलिमेंट जो कि एक हमें पहले तो 2 या 3 जितने भी सेट्स हैं वो गिवन हो, उसके अकॉर्डिंग हम यूनिवर्सल सेट को डेवलप करते हैं और जब तक हमें वो कॉन्टेक्स्ट नहीं दिया गया हो तो हम यूनिवर्सल सेट के बारे में बात नहीं कर सकते। ठीक है, तो एग्जांपल जैसे कि एक सेट x है, एक सेट y है और एक सेट z है, तो जब हम यूनिवर्सल सेट के बारे में बात करेंगे तो हम इन तीनों सेट के एलिमेंट्स को एक साथ रखेंगे जिससे कि हमें एक यूनिवर्सल सेट मिलेगा। ठीक है, जैसे कि ये। ठीक है, अब आते हैं वेन डायग्राम। जब भी हमने सेट्स पढ़े, जैसे कि अभी हम सेट पढ़ा है, तो सेट्स हमें इंफॉर्मेशन देते हैं कि ये सेट है, तो जैसे ए सेट है तो ए सेट में जो एलिमेंट्स हैं वो कुछ हमें इंफॉर्मेशन दे रहे होंगे कुछ, तो उन इंफॉर्मेशन को इजीली हम विजुअली देख सकें, इजीली विजुअली समझ सकें, तो हम वेन डायग्राम्स का यूज करते हैं। ठीक है, तो वेन डायग्राम्स को हम मेनली सर्कल से, सेट्स को हम सर्कल से डिनोट करते हैं और ये होते हैं हमारे सेट्स के लिए, और यूनिवर्सल सेट को हम मेनली रेक्टेंगल की हेल्प से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो एक एग्जांपल के से हम समझें कि वेन डायग्राम्स कैसे हेल्प करते हैं। अब मान लीजिए कि एक सेट है ए और दूसरा सेट है बी। ए सेट के पास क्या बोलते हैं, जैसे कि 2 फ्रूट्स हैं, एप्पल और बनाना, और बी सेट के पास भी 2 फ्रूट्स हैं लेकिन एक बनाना है और दूसरा स्ट्रॉबेरी। ठीक है, तो ये जो बनाना है दोनों में कॉमन है, तो हम क्या करेंगे, इसको ऐसे ना लिख के ये जो कॉमन पार्ट है उसमें लिखेंगे जिससे कि हमें इंफॉर्मेशन कम से कम वे में प्रेजेंट की जा सके, कोई भी इजीली समझ जाए कि ये जो वाला पार्ट है
ये जो कॉमन पार्ट है इसमें ऐसी इंफॉर्मेशन है जो इस सेट में भी है और इस सेट के लिए भी है। और यहाँ जो अगर हम लिखेंगे तो उसका ये मतलब है कि ये एलिमेंट जो है ए में है लेकिन बी वाले सेट में नहीं है, ठीक है। और ये हमारा होता है यूनिवर्सल सेट जो कि ए और बी को समाये हुए होता है, ठीक है। तो जैसे कि एग्जांपल दे रखे हैं कि हमारे पास अगर यूनिवर्सल सेट यू है 1 2 3 से लेके 10 तक, तो हमारा जो ए है एक सबसेट है उसका, ठीक है, 2 4 6 8 10, और बी है हमारा दूसरा सबसेट है और जो कि बी ए के अंदर कंटेन करता है। तो हम इसको विजुअली दिखा सकते हैं कि हमारे पास यू सेट है जो कि एक सेट जिसके अंदर एक सबसेट ए है और उसके भी अंदर एक सबसेट बी है। तो हम इजीली इस विजुअल रिप्रेजेंटेशन से बता सकते हैं कि जो हमारे ए और बी हैं वो आपस में कैसे रिलेट करते हैं, उनकी रिलेशनशिप क्या है। उनकी रिलेशनशिप ये है कि बी इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ ए, ठीक है। अब जब भी हम यूनियन के बारे में बात करते हैं, यूनियन ऑफ सेट्स के बारे में बात करते हैं, तो यूनियन ऑफ सेट्स हमें क्या बताता है। यूनियन ऑफ सेट्स हमें बताता है कि अगर हमारे पास कुछ सेट्स हैं, मान लीजिए हमारे पास 2 सेट्स हैं ए और बी, तो जब भी हम यूनियन के बारे में बात कर रहे हैं तो यूनियन के बारे में बात कर रहे हैं, इसका मतलब है कि हम दोनों के सेट की इंफॉर्मेशन के बारे में एक साथ बात कर रहे हैं, ठीक है, कि जो भी इंफॉर्मेशन इस सेट के पास है और जो भी इंफॉर्मेशन बी सेट के पास है, तो हम इन दोनों की इंफॉर्मेशन को मिला के बोलेंगे कि ए यूनियन बी जो सेट बनेगा उसकी इंफॉर्मेशन दीजिए, ठीक है। तो ए जिसका सिंबल ऐसे होता है ए यूनियन बी, जिसके एलिमेंट्स क्या होते हैं, ऐसे एलिमेंट्स एक्स एक्स सच दैट या तो वो ए में बिलोंग करेगा और या तो वो बी सेट में बिलोंग करेगा, ठीक है। यूनियन के बाद बात आती है, अब एग्जांपल से और समझ लें इसे, कि जैसा हमें ए दिया है 2 4 6 8, बी दिया है 6 8 10 12, तो ए यूनियन बी क्या होगा, इन दोनों का कंबाइंड इंफॉर्मेशन जो होगी हम उसको ए यूनियन बी बोलेंगे और वो भी क्या होगा, एक सेट होगा। तो 2 4 6 8 ए के एलिमेंट्स है और 6 8 10 12 6 8 10 12, ठीक है। तो हम नए 6 8 को रिपीट बार बार नहीं लिखा क्योंकि सेट में हम इसी चीज को इग्नोर करते हैं, ठीक है। तो अब हम आते हैं सेट्स की प्रॉपर्टीज पे, यूनियन की प्रॉपर्टीज पे, ठीक है। तो जो यूनियन की प्रॉपर्टीज है, यूनियन की प्रॉपर्टीज में कम्यूटेटिव लॉ आता है, एसोसिएटिव लॉ आता है, लॉ ऑफ आइडेंटिटी आता है, आइडेंटिटी लॉ आता है और लॉ ऑफ यू आता है। अब इन सब से क्या मतलब है, लॉ कम्यूटेटिव लॉ बोलता है कि अगर मेरे पास ए और बी सेट हैं, अगर मैं उनका यूनियन करूं, यूनियन मतलब कंबाइंड इंफॉर्मेशन अगर जानना चाहूं, मतलब पहले ए की इंफॉर्मेशन लूं फिर बी की इंफॉर्मेशन लूं, तो वो बराबर होगी कि अगर मैं पहले बी की इंफॉर्मेशन इकट्ठा करूं फिर ए की इंफॉर्मेशन इकट्ठा करूं उससे, ठीक है। अगर एग्जांपल से समझना चाहें कि अगर मेरे पास ए 1 और 2 है और बी 1 3 है, तो अगर ए यूनियन बी करूंगा तो मैं 1 2 लिखूंगा, फिर मैं बी की इंफॉर्मेशन लिखूंगा 1 3, जो कि ए यूनियन बी ये होगा। अगर मैं बी यूनियन ए करूंगा उसका मतलब होगा 1 3, फिर मैं ए की इंफॉर्मेशन को इसमें रखूंगा जो कि होगा 1 2। तो सेट्स ये क्या है, इक्वल है, क्योंकि 1 इस सेट में भी है, उस सेट में भी है, 2 भी और 3 भी, तो सेम एलिमेंट्स दोनों सेट में है, ठीक है। तो ये तो होता है हमारा कम्यूटेटिव लॉ। अब आता है एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ बोलता है कि जब भी हमारे पास 3 सेट्स हैं ए बी सी, तो अगर हम पहले
इन दो का यूनियन करें, ए यूनियन बी, और फिर बचे हुए के साथ यूनियन करें, तो वो सेम होगा अगर हम पहले ये दो बी और सी का यूनियन करें, फिर यूनियन करें ए के साथ। ठीक है, तो एग्जाम्पल से अगर हम समझें तो सेम एग्जाम्पल लेते हैं 1 2 1 3 और C 2 4। तो अगर मैं A यूनियन B करूं तो वो मेरे को 1 2 3 देगा। अगर फिर मैं A यूनियन B के साथ C को भी यूनियन करूं तो वो मेरे को 1 2 3 4 देगा। ठीक है, ये इसके लिए। अब अगर मैं B यूनियन C करूं पहले तो वो मेरे को 1 2 3 4 देगा। अगर मैं इसको A के साथ यूनियन करूं तो भी मेरे को ये सेम सेट ही मिलेगा। तो अब आप देख सकते हैं कि दोनों सेट कैसे हैं, इक्वल हैं। अब लॉ ऑफ आइडेंटिटी कहता है कि A यूनियन फाई A होगा। तो मतलब A की इंफॉर्मेशन को अगर मैं फाई के साथ कंबाइन करना चाहूं तो मुझे सिर्फ A की ही इंफॉर्मेशन मिलेगी। जाहिर सी बात है, क्योंकि फाई में तो कोई इंफॉर्मेशन है ही नहीं, उसके पास तो 0 एलिमेंट्स हैं। तो मैं A के साथ कुछ नहीं इंफॉर्मेशन दूंगा तो मेरे को A ही तो मिलेगा ना सिर्फ। ठीक है, तो ये एक सिंपल सा इसका रीजन है। अब आइडेम्पोटेंट लॉ बोलता है कि अगर A के साथ मैं A की ही इंफॉर्मेशन मिला दूं तब भी मेरे पास A की ही आएगी। सिंपल सा लॉजिक है, इसमें कोई डाउट होना नहीं चाहिए। और जो लास्ट पॉइंट है लॉ ऑफ U, वो कहता है कि अगर मेरे पास यूनिवर्सल सेट है U, अगर मैं उसको यूनियन करूं A सेट के साथ तो क्या आएगा। अब हमें पता है यूनिवर्सल सेट बड़ा सेट है A का, मतलब A जो है यूनिवर्सल सेट का एक सबसेट है, मतलब U जो है सुपर सेट है A का। मतलब ये यूनिवर्सल सेट है और ये A सेट है, तब दोनों की इंफॉर्मेशन अगर मैं कंबाइन करूं तो मेरे को तो सिर्फ एक तरीके से U की ही इंफॉर्मेशन मिल रही है पूरी की पूरी। ठीक है, तो ये U देगा, तो जो कि यहाँ मेंशन किया हुआ है। तो इसी के साथ आज के लिए हम यहीं पर इस लेक्चर को एंड करेंगे। तो कल हम फिर से इस लेक्चर के आगे कंटिन्यू करेंगे। सो थैंक यू फॉर दिस लेक्चर।